दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दे। रात के 11:30 बजे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चीर रही थी। नरपत दास एक साधारण सा इंसान जिसकी जिंदगी में कभी कुछ असाधारण नहीं हुआ था, उस रात बस स्टैंड पर खड़ा था और उसकी आंखें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। 11:45 की आखिरी बस जो उसे और उसकी गर्भवती पत्नी सुमन के मायके रामपुर ले जाने वाली थी, बस कुछ ही मिनटों में आने वाली थी। लेकिन स्टैंड पर सन्नाटा था, न कोई यात्री, न कोई आवाज, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। पर क्या यह रात नरपत के लिए एक भयानक मोड़ लेने वाली थी? आइए जानते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, ये कहानी है नरपत दास की ओर। वो बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब उनकी धर्मपत्नी गर्भावस्था में थी और उनके अभी 2 महीने शेष थे और वो अपने मायके जाना चाहती थी। पर नरपत दास जी को अपना काम करते हुए शाम हो गई, जिसकी वजह से उन्हें शाम की आखिरी गाड़ी से ही जाना था। नरपत एक मेहनती किसान था जिसकी जिंदगी खेतों और गांव की सादगी में बीत रही थी। उसकी पत्नी सुमन जो 7 महीने की गर्भवती थी, जो अपने मायके जाना चाहती थी। सुमन का कहना था कि वह अपनी मां के पास कुछ दिन बिताना चाहती है ताकि बच्चे के जन्म से पहले उसे थोड़ा सुकून मिले। नरपत ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि इतनी रात को सफर करना ठीक नहीं, लेकिन सुमन की जिद के आगे वह हार गया। आखिरी बस छूटने की आशंका थी और नरपत को किसी तरह सुमन को रामपुर पहुंचाना था। अब दोनों बस स्टैंड पर पहुंचे, लेकिन नरपत को कुछ अजीब सा लगा। स्टैंड पर एक पुराना लालटेन जल रहा था जिसकी मध्यम रोशनी में आसपास की चीजें और भी डरावनी लग रही थी। टिकट काउंटर बंद था और वहां बैठा बूढ़ा चौकीदार कहीं गायब था। नरपत ने सुमन को पास की बेंच पर बिठाया और बस का इंतजार करने लगा। सुमन ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसकी आंखों में भी एक अनजाना डर था। पर अब ठीक 11:45 पर धुंध के बीच से एक पुरानी जर्जर बस स्टैंड पर रुकी। उसका रंग फीका पड़ चुका था और खिड़कियों के शीशे धूल से अटे थे। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। नरपत ने सुमन का हाथ पकड़ा और उसे बस की ओर ले गया। बस का दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। पर अब सुमन ने नरपत का हाथ और जोर से पकड़ लिया। बस के अंदर आकर उन्होंने देखा कि बस का माहौल और भी अजीब था। सीटें खाली थीं, सिवाय एक कोने में बैठे एक बूढ़े आदमी के जिसने सिर झुकाए रखा था। नरपत और सुमन ने एक सीट पर जगह ली और बस चल पड़ी और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई पुरानी मशीन कराह रही है। नरपत को लगा कि ड्राइवर ने उनकी ओर एक अजीब सी नजर डाली, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना समझकर टाल दिया। अब कुछ ही देर बाद नरपत को एहसास हुआ कि बस का रास्ता कुछ अजीब था। रामपुर जाने वाली सड़क चौड़ी और जानी पहचानी थी, लेकिन यह बस एक तंग कच्ची सड़क पर चल रही थी जो जंगल की ओर जा रही थी। पर सुमन ने धीरे से पूछा, नरपत, यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा, क्या हम सही बस में हैं? लेकिन नरपत ने उसे तसल्ली देते हुए समझाया, पर उसका दिल भी डर से धड़क रहा था। अब नरपत ने उस बूढ़े यात्री की ओर देखा जो अब भी सिर झुकाए बैठा था। उसने हिम्मत करके पूछा, बाबा, ये बस रामपुर जा रही है ना? तो बूढ़ा धीरे से सिर उठाकर बोला, रामपुर? ये बस कहीं नहीं जाती बेटा। पर उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी और उसकी आंखें खाली खाली सी लग रही थी। अब सुमन ने नरपत का हाथ और कसकर पकड़ लिया। बस अब घने जंगल में प्रवेश कर चुकी थी। बाहर का नजारा धुंध और अंधेरे से ढका था। पेड़ों की टहनियां बस की खिड़कियों को छू रही थीं और उनकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई खरोंच रहा हो। नरपत ने ड्राइवर से पूछने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था। अब सुमन की सांसें तेज हो रही थीं। उसने नरपत से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरे पेट में अजीब सी हलचल हो रही है, हमें उतर जाना चाहिए। नरपत ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन भी अब डर से भरने लगा था। उसने ड्राइवर को आवाज दी, बस रोकिए, हमें उतरना है। लेकिन बस की रफ्तार और तेज हो गई। अचानक बस के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगी। हर टिमटिमाहट के साथ
नरपत को लगा कि बस के अंदर कुछ बदल रहा है। सीटों पर अब धीरे धीरे और लोग नजर आने लगे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले थे। सुमन ने डर से नरपत की बांह पकड़ ली और फुसफुसाई, ये लोग पहले यहां नहीं थे। अब नरपत ने फिर बूढ़े की ओर देखा तो बूढ़ा अब मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ भयानक था। उसने धीरे से कहा, ये बस हर रात चलती है, लेकिन ये कोई साधारण बस नहीं है। ये उन लोगों को ले जाती है जो गलत वक्त पर गलत जगह पर होते हैं। नरपत को उसकी बातें समझ नहीं आई, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुमन की हालत अब और खराब हो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बार बार अपने पेट को पकड़ रही थी। नरपत ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने मना कर दिया। उसने कहा, नरपत, मुझे लगता है बच्चे को कुछ हो रहा है। और यह सुनकर नरपत का दिल बैठ गया। वह अब किसी भी कीमत पर बस से उतरना चाहता था। नरपत ड्राइवर के पास गया और चिल्लाया, बस रोक, मेरी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। तो ड्राइवर ने धीरे से सिर घुमाया और पहली बार उसका चेहरा साफ दिखा। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा ऐसा था जैसे सालों से मरा हुआ हो। तभी नरपत पीछे हट गया और सुमन डर से चीख पड़ी। बस अब एक पुराने टूटे फूटे पुल पर पहुंची। पुल के नीचे गहरी खाई थी और उसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। नरपत ने देखा कि बस के बाकी यात्री अब उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वे इंसान न हो। तभी सुमन अचानक फिर से चीख पड़ी। उसने नरपत से कहा, मुझे कुछ दिख रहा है, बाहर कोई औरत है, वो मुझे बुला रही है। तो नरपत ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। पर सुमन का डर अब और बढ़ गया था। वह बार बार कह रही थी, वो औरत, वो मेरे बच्चे को बुला रही है। लेकिन नरपत ने हिम्मत जुटाई और सुमन को गले लगाया। उसने कहा, सुमन, डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसकी आवाज में भी अब डर साफ झलक रहा था। उसने फिर ड्राइवर से बस रोकने की गुहार लगाई, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। पर अचानक बस रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर धुंध में एक औरत की आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह सुमन की ओर इशारा कर रही थी। सुमन ने डर से नरपत को पकड़ लिया और कहा, वो मुझे ले जाना चाहती है। और अब नरपत ने सुमन को और कसकर पकड़ा। नरपत ने तय किया कि वह अब और इंतजार नहीं करेगा। उसने सुमन को गोद में उठाया और बस से उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, बूढ़े यात्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, बेटा, उतरने का मतलब है उसका सामना करना, क्या तुम तैयार हो? पर नरपत ने सुमन को लेकर बस से उतरने का फैसला किया। और जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं तो धुंध और गहरी हो गई। वह औरत अब उनके सामने थी। उसका चेहरा अब भी ढका था, लेकिन उसकी आवाज साफ थी। उसने कहा, बच्चा मेरा है, उसे मुझे दे दो। सुमन डर से कांप रही थी और नरपत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नरपत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मेरी पत्नी और बच्चे को क्यों परेशान कर रही हो? तो औरत हंसी और कहा, मैं इस जंगल की रानी हूं। हर रात मैं उस बच्चे को ढूंढती हूं जो मेरा था। तुम्हारी पत्नी का बच्चा, वो मेरा है। नरपत को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। सुमन, जो अब तक डर रही थी, अचानक बोली, मेरा बच्चा मेरा है, तुम उसे नहीं ले सकती। और उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। औरत ने सुमन की ओर देखा और उसकी आंखों में आग सी जलने लगी। नरपत ने सुमन को पीछे खींचा और कहा, हम यहां से निकलेंगे। अब नरपत और सुमन जंगल में भागने लगे, पर धुंध इतनी घनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से औरत की हंसी गूंज रही थी। नरपत को लग रहा था कि वे एक ही जगह पर चक्कर काट रहे हैं और सुमन की सांसें अब और भारी हो रही थीं। पर अचानक धुंध हटी और सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। नरपत ने सुमन को मंदिर के अंदर ले जाकर छिपाया। मंदिर में एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके सामने एक दिया जल रहा था। सुमन ने मूर्ति के सामने प्रार्थना शुरू की और नरपत ने बाहर देखा तो वो औरत अब मंदिर के दरवाजे पर थी। नरपत ने मंदिर में एक पुराना त्रिशूल उठाया और औरत के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, मेरे परिवार को छूने की कोशिश भी मत करना। पर औरत हंसी और कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन जैसे ही वह मंदिर की दहलीज पर कदम रखने वाली थी, दिए की लौ तेज हो गई
और एक जोरदार आवाज के साथ औरत गायब हो गई। अब सुबह होने पर धुंध छट गई। नरपत और सुमन मंदिर से बाहर निकले। जंगल भी अब शांत था और दूर से रामपुर की सड़क दिख रही थी। सुमन की हालत अब ठीक थी और उसने नरपत को गले लगाया और दोनों ने तय किया कि वे अब कभी रात की बस में सफर नहीं करेंगे। नरपत और सुमन की यह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, लेकिन इसने उन्हें एक सबक दिया। कभी भी जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेने चाहिए, खासकर जब बात अपनों की सुरक्षा की हो। पर क्या वह औरत वाकई में एक आत्मा थी या सिर्फ उनकी कल्पना? ये सवाल आज भी अनसुलझा है, लेकिन नरपत और सुमन ने उस रात को कभी नहीं भुलाया और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आप भी रात के सफर से बचें। अगर आप ऐसी ही और सच्ची डरावनी कहानियां सुनने में दिलचस्प है तो हमारे चैनल भूतिया विला को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।